हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल आपके फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में लेकर आई हूँ एकेटीयू टेक्निकल कम्युनिकेशन का यूनिट 4 का वन शॉट। और आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। हमने पिछले 3 वीडियो में आपने थोड़ा वॉइस का इशू था, तो वो इशू भी अब रिजॉल्व हो चुका है। मैं गेटवे क्लासेस के स्टूडियो से आपकी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और आप अगर देखिए, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास, हमें पता है, बहुत कम टाइम है। तो अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मैं आपको कीवर्ड्स बताऊंगी। आप उसे कॉपी डाउन करके उसके हिसाब से अगर अपने आंसर को देकर आएंगे तो बहुत ही प्रॉपर मार्क्स आपके आ जाएंगे। यूनिट 4 में सिलेबस पर तो नजर डालेंगे ही, इसके साथ साथ बताएंगे 2 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड 7 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो टॉपिक है वो लीडर कम्युनिकेशन है। इसके बाद कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस है। कॉन्टेक्स्ट, फीलिंग, इंटेंशन, बिहेवियर, ये वाले जो है ये 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक, डिफरेंस बिटवीन टैक्ट एंड इंटेलिजेंस, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन 2 मार्क्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। थिंकिंग स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में डिफाइन ट्रस्ट वेरी इंपॉर्टेंट में आएगा। थिंकिंग स्किल्स, मीनिंग ऑफ टैक्ट, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड लास्ट में आता है लीडरशिप कम्युनिकेशन, इसे भी जरूर तैयार कर लीजिएगा। देखते हैं 7 मार्क्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन को रखना है। सेकेंड प्रायोरिटी पर आप रख सकते हैं लीडरशिप कम्युनिकेशन। और थर्ड प्रायोरिटी पर डिफरेंशिएट बिटवीन टैक्ट एंड इंटेलिजेंस का क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है हाउ कैन वन बिल्ड ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन। इसके बाद आता है डिफाइन द रोल ऑफ कॉन्टेक्स्ट, फीलिंग, इंटेंशन एंड बिहेवियर इन मेंटेनिंग सोशल कॉम्पिटेंसी। तो ये वो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, और इनमें से भी अगर प्रायोरिटी वाइज सेट करें तो मैंने आपको बता ही दिया है। विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट अस स्टार्ट द कंटेंट। और जो पहला टॉपिक है हमारा लीडरशिप कम्युनिकेशन। देखिए, अगर हम बात करें लीडरशिप कम्युनिकेशन की, तो लीडरशिप और कम्युनिकेशन 2 अलग अलग वर्ड्स हैं। जिसमें बात करें तो लीडरशिप कम्युनिकेशन एक ऐसे टाइप का कम्युनिकेशन है जो स्पेशली लीडर यूज करते हैं। ऑब्वियस है, आपको पता लग रहा है। अब वो किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? टू रिले इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को रिले करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, या फिर इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। ये इंफॉर्मेशन किस बारे में होती है? कल्चर के बारे में होती है, कोर वैल्यूज के बारे में होती है, संस्थान के, ऑर्गेनाइजेशन के मिशन, विजन, पॉलिसी के बारे में होती है, और संस्थान के जो क्रूशियल मैसेजेस हैं, इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, उनके बारे में होती है। तो एक तो ये हुआ। इसके अलावा एक लीडर कम्युनिकेशन को ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, टीम के अंदर टीम स्पिरिट, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए यूज करता है, और एम्प्लॉइज को एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, उनके अंदर एनर्जी और स्पार्क इन्फ्यूज करने के लिए यूज करता है। तो इतने सारे पर्पसेस के लिए जब एक लीडर कम्युनिकेशन का यूज करता है, तो वही जो है वो लीडरशिप कम्युनिकेशन है। अब इसमें ये सारे कीवर्ड आप नोट कर लीजिएगा कि जो है बिल्ड ट्रस्ट, एनकरेज, मोटिवेट, इंस्पायर एम्प्लॉइज एंड टू रिले इंफॉर्मेशन। अगर हम बात करें तो लीडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अगर आप लिख पाएं तो बॉक्स में लिखिएगा। लीडरशिप कम्युनिकेशन को आगे अगर डिफाइन करें तो लीडर की एबिलिटी है कम्युनिकेट करने की और सोशलाइज करने की। किससे? अपने टीम मेंबर्स से, इस तरीके से कि सारे टीम मेंबर्स को प्रॉपरली इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, यानी प्रॉपरली अपडेटेड हो जाए, वो अच्छी तरह से मोटिवेटेड हो जाए, अच्छी तरह से इंस्पायर्ड हो जाए, है ना, और अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाए एक दूसरे के साथ। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छी तरह से इनक्रेडिबली एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाएं, एक टीम के रूप में फॉर्म हो जाएं, टीम स्पिरिट का प्रचार हो, संचार हो टीम के सभी मेंबर्स में, ग्रुप के सभी मेंबर्स में। तो अगर बात करें तो लीडरशिप कम्युनिकेशन लाइफ ब्लड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का कॉर्नर स्टोन है। कॉर्नर स्टोन बोले तो फाउंडेशन है, यानी आधारशिला है। जितना मजबूत लीडर का कम्युनिकेशन होगा, उतनी ही ज्यादा कनेक्टिविटी रहेगी, उतना ही ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा, उतना ही ज्यादा टीम स्पिरिट का संचार होगा, उतने ही अच्छे कनेक्शंस बनेंगे, और उतनी ही अच्छे से आपकी टीम काम करेगी एंथुसियास्टिकली। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, 2 एग्जाम्पल के माध्यम से हमने इसको समझाने की कोशिश की है। अगर एक टीम मेंबर डिसकंटेंट में है, यानी डिससेटिस्फाइड है, किसी कारण से डिस्करेज्ड है वर्कलोड को लेकर, तो आप क्या करेंगे? यू कैन आस्क देम टू एक्सप्लेन हाउ दे वुड रेफर टू चेंज द टीम्स फ्लो
वर्क फ्लो। तो आप उसमें अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी मेंबर परेशान फील कर रहा है, वर्कलोड को लेकर ओवरलोडेड फील कर रहा है, ओवरबर्डन फील कर रहा है, तो आप उसमें क्या करेंगे, उसको बुलाएंगे पर्सनली और उसको कहेंगे कि टीम का जो वर्क फ्लो है उसे चेंज कर दिया जाए। यानी अगर वो 7 घंटे काम करता है तो चलो तुम थोड़े दिन के लिए 5 घंटे काम करो, है ना। यू कैन सिंपली चेंज हिज शिफ्ट, आप उसकी शिफ्ट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इवनिंग शिफ्ट में, अगर नाइट शिफ्ट में वो प्रॉब्लम में है तो आप उसे मॉर्निंग शिफ्ट या आफ्टरनून शिफ्ट दे सकते हैं। शिफ्ट हिज एरिया ऑफ वर्क, उसके एरिया ऑफ वर्क को जो है आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी तक वो डिजाइनिंग कर रहा है तो आप उससे पूछकर उसको किसी और एरिया में जिसमें उसका इंटरेस्ट है वो भी आप दे सकते हैं। ऐसे ही आप एक और भी काम कर सकते हैं कि उसके साथ किसी असिस्टेंट को एसोसिएट कर सकते हैं, यानी उसे कोई हेल्पिंग हैंड दे सकते हैं, ताकि अगर वो ज़्यादा डिस्करेज्ड है तो वो आपके साथ उसको मतलब थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाएगा किसी के रहने से, और वो थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं ओवरबर्डन है तो कम बर्डन मिलेगा, लगेगा उसे। ऐसे ही कई बार क्या होता है कि संस्थान में टुमुल्टस सिचुएशन आ जाती है। टुमुल्टस का मतलब है विद्रोहात्मक। विद्रोहात्मक सिचुएशन कैसी हो सकती है, स्ट्राइक हो सकती है वहां पर, है ना, और क्या लॉकडाउन हो सकता है वहां पर, और क्या हो सकता है वहां पर, हो सकता है प्रोटेस्ट हो जाए, यानी धरना प्रदर्शन हो जाए। तो अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो लीडर का ये कर्तव्य बनता है कि वो कम्युनिकेट करे अपनी टीम से। क्या कम्युनिकेट करे, टू गेट टू नो देयर प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस, उनके शिकवे शिकायतें, ग्रीवेंसेस माने शिकवे शिकायतें, और उनकी प्रॉब्लम्स जानने के लिए उनसे कम्युनिकेट करे, छिप कर ना बैठ जाए। कई बार ऐसे लीडर होते हैं, भाई आपका कॉलेज में भी आपने देखा होगा कि जब आप हड़ताल पे जाते हैं तो आपके चेयरमैन सर जो है कई दिन तक नजर ही नहीं आते। लेकिन अगर एक अच्छा चेयरमैन है, एक अच्छा लीडर है, तो वो सामने आएगा और बातचीत करेगा, है ना, नेगोशिएट करेगा। नेगोशिएट का मतलब एक बीच का रास्ता निकालेगा कि अच्छा आपकी ये मांगे हैं तो मैं इतनी मांगे मानने के लिए तैयार हूं, और थोड़ी आप मेरी बात मानो, थोड़ी मैं आपकी बात मानता हूं। टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन होगा, यानी मतभेदों का सुलझाव मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, और बेस्ट सुटेबल सोल्यूशन वो ऑफर करेगा। लेकिन वो कब करेगा, जब वो आगे आकर बातचीत करेगा। तो टुमुल्टस कंडीशन में, विद्रोहात्मक कंडीशन में, स्ट्राइक की कंडीशन में, लॉकडाउन प्रोटेस्ट की कंडीशन में लीडर को आगे आकर कम्युनिकेट करना चाहिए और अपने लोगों की प्रॉब्लम जानने की कोशिश करनी चाहिए, उनसे नेगोशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए, और क्या करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, और बेस्ट सुटेबल सोल्यूशन को ऑफर करना चाहिए। ऐसी स्थिति में टुमुल्टस कंडीशन में, यानी कि एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में, टुमुल्टस याद ना रहे तो प्रॉब्लमेटिक लिख दो, डिफिकल्ट लिख दो, या फिर ऑकवर्ड कंडीशन में वो एक मीडिएटर का रोल भी प्ले कर सकता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, यानी एक मिडवे निकाल सकता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। अब आते हैं कि पर्पस क्या है लीडरशिप कम्युनिकेशन के। तो देखिए, अगर बात करें तो लीडरशिप कम्युनिकेशन में क्या होता है कि सबसे पहले तो टीम को यूनाइट करना होता है। भाई जो टीम के बिखरे हुए मेंबर हैं वो बिखराव ना फील करें, बल्कि एकजुट होकर एक फैमिली के मेंबर की तरह बनकर काम करें। हर मेंबर को एम्पावर करना होता है। पहले तो टीम बनानी होती है, उनमें टीम स्पिरिट डालनी होती है, फिर हर मेंबर को एम्पावर करना होता है। जैसे हनुमान जी को उनका रोल याद दिलाना पड़ता था ना, उनकी ताकत याद दिलानी पड़ती थी कि यू कैन डू इट। ऐसे ही आपका एक अच्छा लीडर जो है वो आपको ये बार बार फील कराएगा कि आप ये काम कर सकते हो, करो, है ना। टू टेक अप द प्रोजेक्ट लेने के लिए उनको एम्पावर करना होगा, मेंटली एम्पावर करना होगा, कई बार आपको टेक्निकली भी उनको एम्पावर करना होगा कि ये स्किल सीख लो तो और अच्छा हो जाएगा। एंड टू प्रोड्यूस द बेस्ट आउटकम, और अच्छे आउटकम निकालने के लिए, प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए उनको एनकरेज करना होगा, उनमें ये एनर्जी और स्पार्क इन्फ्यूज करना होगा। क्या करना होगा, एनर्जी स्पार्क इन्फ्यूज करना होगा, ताकि वो जो है जील फील कर सकें। इफेक्टिव लीडरशिप कम्युनिकेशन, तो ये तो एक काम हो गया कि यूनाइट करना टीम को, एम्पावर करना मेंबर्स को, यानी मोटिवेट एनकरेज करना, है ना, टू प्रोड्यूस द बेटर आउटकम्स, बेस्ट आउटकम्स। दूसरा क्या रोल है लीडरशिप कम्युनिकेशन का, एक लीडर जो है अपने कम्युनिकेशन के द्वारा लोगों को मोटिवेट करता है, अपने टीम मेंबर को इंस्पायर करता है, उनको इग्नाइट करता है, जागृत करता है ना, कि आप ये काम कर सकते हो, करो। इन्फ्यूज इन दैम द स्पार्क एंड एनर्जी, उनके अंदर स्पार्क, एनर्जी, जील डालता है, उत्साह डालता है, एंथुसियाज्म डालता है ना। और स्पेशली कब डालता है, जब वो डिमोटिवेटेड, डिसेंट्रलाइज्ड हो, फटीग में हो, है ना, मेंटली थोड़ा सा अनफिट फील कर रहे हो। तो ये जो है दूसरा रोल हो गया।
अगला जो रोल है, लीडर अपने कम्युनिकेशन से लास्टिंग रिलेशनशिप बनाता है, यानी कभी ना खत्म होने वाले रिश्ते बनाता है, कभी ना खत्म होने वाले कॉन्टैक्ट बनाता है, और कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट अपने आसपास में फोस्टर करता है। फोस्टर का मतलब डेवलप करता है ना, एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट डेवलप करता है। तो ये तीसरा हो गया। अब आता है इट हेल्प्स इन फोस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग इन द टीम। टीम के अंदर विभिन्न सदस्यों में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, एक समझ आपस में डेवलप करता है, एक दूसरे में जो है एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने लगते हैं। अगर एक आपका लीडर अच्छा है ना, तो मान लो आपके दो दोस्तों में लड़ाई भी हो गई, कलीग्स में थोड़ा मतभेद हो गया, तो वो आप दोनों को समझाएगा कि नहीं देखो, आपके बारे में तो वो बहुत अच्छा सोचता है, ऐसे ही उसको बताएगा आपके बारे में तो बहुत अच्छा सोचती है मैम, है ना। तो एक बहुत अच्छा हार्मोनियस वातावरण, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है ना। इट हेल्प्स, और अगर कोई खराब लीडर है तो वो बोलेगा अरे नहीं वो तो तुम्हारी बुराई कर रही थी, तो ये नहीं होता, बल्कि वो एक अच्छी तरह से समझाता है। इट हेल्प्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखिए अगर वो इतना सब कुछ कर रहा है ना एक लीडर, तो ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहा है, और अच्छे कम्युनिकेशन से ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी अचीव हो रहे हैं। इट हेल्प्स टू बूस्ट पर्सनल एम्बिशंस। अब देखिए एक व्यक्ति की, हर मेंबर की इंडिविजुअली अगर हमने एम्बिशंस को इग्नाइट कर दिया, महत्वाकांक्षाओं को इग्नाइट कर दिया, गेटवे क्लासेस ने अगर आप में से हर बच्चे को ये आप में से हर बच्चे के अंदर ये एम्बिशन डाल दे कि नहीं मुझे तो 9 CGPA लाना ही लाना है, चाहे AKTU कितनी भी गद्दारी करे, लेकिन मैं तो 9 CGPA लाऊंगा ही लाऊंगा। अगर मैंने आपको कह दिया कि नहीं नोट्स इतने अच्छे हैं कि 60+ मार्क्स आएंगे ही आएंगे आपके, तो वो चीज़ है जो लीडर जो है वो एक व्यक्ति की इंडिविजुअल एम्बिशंस को बूस्टअप करता है कि तुम्हें आगे जाना है। तो जब आप एक एक व्यक्ति की एम्बिशंस को इग्नाइट करेंगे, उनके अंदर महत्वाकांक्षाएं लाएंगे, उनके अंदर कुछ करने के जज्बे लाएंगे, तो ऑटोमेटिकली पूरा संस्थान ग्रो करेगा, तो उससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पूरे होंगे। अब आता है पिलर्स क्या हैं कम्युनिकेशन के। तो देखिए पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के। सबसे पहले पिलर के बारे में बात करें तो लिसनिंग जो है वो सबसे पहला पिलर है। अब देखिए हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि आप बस अपनी बात सुनाएं। अपनी बात सुनाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने लोगों की बात को कितना सुनते हैं, है ना। अगर मैं मान लो अपने ही लेक्चर कन्वे करती जाऊं, डिलीवर करती जाऊं, आपके कमेंट पे कोई ध्यान नहीं ना दूं, तो मैं कैसे अच्छा बन सकती हूँ? कभी भी नहीं बन पाऊंगी ना। तो इसी बात पे एक कमेंट कर देना आप लोग हमारे लिए, ठीक है। तो लिसनिंग में उसे क्या करना है, ही शुड बी एन एक्टिव लिसनर। बहुत धैर्यपूर्वक उसे सुनना है, पेशेंट लिसनर बनना है, एम्पैथेटिक लिसनर बनना है, यानी कि उसको दूसरे के दुखों को बिल्कुल ऐसे सुनना है जैसे वो अपने दुखों को सुनता है। एक डेलिब्रेट यानी एक सोच, एक विचारवान लिसनिंग करनी है उसे, एक डेलिब्रेट इंटेलिजेंट लिसनिंग करनी है, और ये सारी चीजें। ही शुड बी एक्टिव, पेशेंट, एम्पैथेटिक, कूल, काम लिसनर होना चाहिए। ये सबसे पहली प्रायोरिटी है लीडरशिप कम्युनिकेशन की, ठीक है। A leader should listen to the problems, grievances, suggestion, emotion and feeling of his team members actively, enthusiastically, warmly and attentively. एक लीडर को अपने लोगों की प्रॉब्लम्स को, अपने लोगों के शिकवे शिकायतों, ग्रीवेंसेस को, उनके सजेशन को, उनके इमोशन को, उनकी फीलिंग्स को बहुत ही एक्टिवली, वार्मली, अटेंटिवली और एंथुसियास्टिकली सुनना चाहिए। बहुत डेलिब्रेटली सुनना समझना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। जैसे आपने कोई कमेंट भेजा तो हमें उस पर अमल करना चाहिए। दूसरा आता है अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप केवल वर्ड्स से, आपके लोग हो सकता है उनके मन में बहुत कुछ चल रहा हो बट वो शब्दों में बयान ना कर पा रहे हो, तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से सुनना है उनको, यानी यू नीड टू लिसन नॉट ओनली विद योर ईयर्स बट विद योर माइंड। तो बॉडी लैंग्वेज को जब आप सुनेंगे या समझेंगे तो ये एडिशनल इंसाइट देगा आपको, एडिशनल परख देगा। एंड यू शुड बी केपेबल इनफ टू रीड एंड गेट टू नो द पीपल थ्रू देयर बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन एंड एटीट्यूड। आपको बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना है, उनके एक्सप्रेशन को पढ़ना है, उनके एटीट्यूड को पढ़ना है। और जब आप इतना सब कुछ जानने समझने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली बिना कहे आप लोगों की बातें समझ जाएंगे कि कब कौन सा व्यक्ति आपसे होस्टाइल फील कर रहा है। होस्टाइल का मतलब विरोधात्मक फील कर रहा है। कब किसी व्यक्ति
व्यक्ति के माइंड में कुछ चिंता चल रही है, कब किसके माइंड में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही हैं। देखिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ इंटरकनेक्टेड होती है। अगर आप पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम फील कर रहे हैं तो प्रोफेशनली बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी है तो आप बहुत अच्छा करेंगे, मन लगाकर करेंगे। तो एक लीडर का ये कर्तव्य है कि वो अपने लोगों की बॉडी लैंग्वेज को पढ़े, एक्सप्रेशन को पढ़े, एटीट्यूड को पढ़े और ये जाने कि कब आपके लीडर को आपकी सबसे ज्यादा, कब आपके लोगों को, कब आपके टीम को आपकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, कब आपका टीम का कौन सा मेंबर पर्सनली किस चीजों से गुजर रहा है, कब आपका टीम का कौन सा मेंबर जो है वो फिजिकली किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है और कब आपका टीम का कोई मेंबर साइकोलॉजिकली थोड़ा डाउन फील कर रहा है, टेक्निकली थोड़ा डाउन है, या हर तरह से आपको पता होना चाहिए। अगला पिलर है कंसाइज वर्बल कम्युनिकेशन। कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त। अब देखिए बिजनेस वर्ल्ड में किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि आपके लंबे चौड़ी बातों को सुने। तो बहुत सारे लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक्सएग्रीगेटेड कन्वर्सेशंस को सुने, यानी बढ़ा चढ़ाकर जो कन्वर्सेशंस किए जा रहे हैं उसको सुने। तो लीडर को क्या करना है, बस ये 3 कीवर्ड याद रखना, ब्रीफ रहना है, कंसाइज रहना है, बहुत ही संक्षिप्त रहना है, क्रिस्प रहना है यानी कि करारा रहना है, टू द पॉइंट रहना है, अप टू द मार्क रहना है। अगर इन सबको लिख देंगे आप तो आपका परफेक्ट हो जाएगा। और अगर एक वर्ड और देना चाहूं तो मीटर्ड और मेजर्ड टोन में आपको बात करनी है, यानी नपे तुले शब्दों में आपको बात करनी है। बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा बिखरने की जरूरत नहीं है, अपनी बात को गागर में सागर भरना है। मैक्सिमम इन मिनिमम, क्या करना है आपको, मैक्सिमम बात करनी है मिनिमम वर्ड्स में, मैक्सिमम इन मिनिमम। तो इस तरह से आपको करना है। अब आता है रिटन कम्युनिकेशन। देखिए अभी तक हमने बात करी वर्बल की, नॉन वर्बल की, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन भी डिमांड ऑफ द प्रोफेशनल वर्ल्ड, इट इज द डिमांड ऑफ द प्रोफेशनल वर्ल्ड। अगर आप ये सोच लें कि हमको रिटन में कुछ करना ही नहीं है तो भी काम नहीं चल पाएगा ना, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड बहुत ज्यादा फॉर्मल है, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है। तो रिटन कम्युनिकेशन इज द डिमांड ऑफ द प्रोफेशनल वर्ल्ड। रिटन कम्युनिकेशन प्रोफेशनल संसार की, प्रोफेशनल वर्ल्ड की आवश्यकता है, इनसेपरेबल पार्ट है। और क्योंकि आपको डेली में, रोजमर्रा में ईमेल करने होते हैं, टेक्स्ट करने होते हैं, सर्कुलर भेजने होते हैं, नोटिस भेजने होते हैं, एजेंडा भेजने होते हैं, एमओएम भेजने होते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग, बहुत सारी चीजें आपको रिटन में भी भेजनी होती हैं। इसीलिए एक अच्छा लीडर की स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स पर। ग्रामेटिकली उसको करेक्ट होना चाहिए, ही शुड बी करेक्ट, एरर फ्री इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी है ना, करेक्ट डेटा देना है, करेक्ट स्टेटिस्टिक्स देनी है, करेक्ट फिगर देनी है, स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। और क्या है, उसकी राइटिंग में एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्यूटी का मतलब है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हिज राइटिंग शुड बी क्लियर, द मीनिंग ऑफ हिज राइटिंग शुड बी क्लियर इन फास्ट रीडिंग। पहली रीडिंग में ही मीनिंग क्लियर होना चाहिए, क्लियर और ट्रांसपेरेंट लिखना है, एरर फ्री रखना है, ठीक है। एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब है कि एम्पैथी का मतलब है द वे, मतलब टू जज अदर्स द वे यू वांट टू बी जज्ड, to respect others the way you want to be respected, to treat others the way you want to be treated। तो एम्पैथी जो है सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिक है, सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, सबसे इंपॉर्टेंट ईंट है लीडरशिप कम्युनिकेशन की। एक लीडर को जानना है, समझना है और सुनना है अपने टीम मेंबर्स को, ठीक उसी तरह से जैसे वो अपने फैमिली मेंबर्स को सुनता है। इसे हम लिख देंगे बॉक्स में। तो एक लीडर को क्या करना है, नो, अंडरस्टैंड और लिसन करना है अपने टीम मेंबर्स को, बिल्कुल ठीक इसी तरह जैसे कि वो अपने घर वालों की प्रॉब्लम्स को सुनता समझता है। ही शुड बी सेंसिटिव टू देम, उनके लिए सुनना समझने के बाद उन पर रिएक्शन भी उसका सेंसिटिवली आना चाहिए। ऐसे नहीं आना चाहिए कि आपने कुछ का कुछ सुना और फिर उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया, है ना, इग्नोर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। He should treat them as he want himself to be treated। उसे इसी तरह से ट्रीट करना है उन्हें, उन लोगों को जैसे वो अपने साथ ट्रीट होना देखना चाहता है, व्यवहार होते हुए देखना चाहता है। उसे इसी तरह से जज करना है दूसरे लोगों को जैसे वो खुद अपने साथ जजमेंट होता हुआ देखना चाहता है। और सेंसिटिवली ट्रीट करना है जैसे कि वो खुद अपने साथ रिस्पेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर उसे इसी तरह से लोगों की रेस्पेक्ट करनी है जैसे वो अपनी रेस्पेक्ट होते हुए देखना चाहता है। तो ठीक है, एम्पैथी का मतलब तो क्लियर हो गया होगा अब तक आपको। अब आता है स्ट्रैटेजीज ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन। देखिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, रणनीतियां हैं, यानी कि मतलब टिप्स हैं, सजेशंस हैं कि आप किस तरह से लीडरशिप कम्युनिकेशन को कैरी ऑन करेंगे। तो देखिए फर्स्ट है कनेक्ट विद योर टीम।
कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा अच्छे से आप कनेक्टिविटी रखेंगे अपनी टीम के साथ, उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, उतनी ही आप टीम में लोकप्रियता हासिल करेंगे, उतना ही टीम मेंबर आपके अपने बनकर रहेंगे। अगर आपको रात के 12 बजे भी काम आता है तो आपके मेंबर्स भी आपके लिए हर समय तैयार रहेंगे। लीडरशिप कम्युनिकेशन स्टार्ट विद इन्वॉल्विंग पीपुल। अगर आप एक लीडर हैं तो आपको लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होना होगा, लोगों के साथ इंटरैक्शन करना होगा और अपनी टीम बनानी होगी। जब आप लोगों के साथ मिलेंगे, उनको इंटरेक्ट करेंगे तो फाइनली आप अपनी टीम बना ही लेंगे। पर्सनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, है ना। अगर आप जितना देखिए, संस्थान ने कुछ लोगों को हमें दिया होता है, जैसे संस्थान ने हमारे अंडर में स्वीपर रखे हैं, गार्ड्स रखे हैं, हमारे टेक्निकल असिस्टेंट रखे हैं, तो लेकिन कुछ लोगों को आपको अपनी तरफ से जोड़ना होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई कॉलेज छोड़ दिया, तो आपके कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आपके साथ ताउम्र रहते हैं, है ना। कुछ टीचर आपके ऐसे, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज छोड़ भी जाते हैं, तो कुछ टीचर को आप हमेशा अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। तो पर्सनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, है ना। सो इट इज़ नेसेसरी टू एंगेज 1-to-1 कन्वर्सेशन। इसीलिए आप जब कहीं भी हों या आप एक अच्छे लीडर हैं तो आपको लोगों से 1-to-1 कन्वर्सेशन करना चाहिए, यानी इंडिविजुअली बुलाकर उनको कन्वर्सेशन करना चाहिए। अप्रोचेबल होने के लिए आप कुछ इनफॉर्मल मीटिंग भी कॉल कर सकते हैं, जैसे टी टेबल पार्टीज, बर्थडे पार्टीज, है ना। आपके सदस्य का किसी का बर्थडे है तो वो सेलिब्रेट कर सकते हैं, कभी क्लब पार्टीज कर सकते हैं, कभी फ्राइडे फन पार्टीज कर सकते हैं, कभी सैटरडे फन पार्टीज कर सकते हैं। लाइक दैट आपको इनफॉर्मल मीटिंग्स के थ्रू भी लोगों को कनेक्ट करना होगा। अगला आता है पे अटेंशन टू योर लिसनर्स। देखिए, अगर आप लिसनर की बातों को सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे, ठीक है। अब आप हमारे लिसनर हैं, है ना। आप जो भी बच्चे सुन रहे हैं वो हमारे लिसनर हैं। तो अगर हम आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बातों पर अमल करेंगे, यानी फॉलो करेंगे, उनको रिस्पॉन्स करेंगे, तो आप हमें भी सुनेंगे, है ना। ये तो वाइस वर्सा है, आप मुझे सुनेंगे तो मैं आपको सुनूंगी, मैं आपको सुनूंगी तो आप मुझे सुनेंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, अगर हम एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो हमें रिस्पॉन्सिव होना होगा। यानी अगर कोई भी आदमी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम लेकर आता है, इवन कुछ सजेशन लेके आता है, तो सजेशन है तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अगर अच्छा सजेशन है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम लेकर आता है तो हमें उसका सुझाव देना होगा, उसको रिस्पॉन्स देना होगा किसी भी काइंड में। हमें अपने और अपने लीडर, अपने टीम के बीच में जो डिस्ट्रैक्शन है, जो बैरियर है, वो रिमूव करने होंगे, चाहे वो किसी भी तरह के बैरियर हो, है ना। हमें रिमूव करने होंगे, हमें अप्रोचेबल बनना होगा। ऑब्जर्व नॉन वर्बल क्यूज। अपने लोगों के नॉन वर्बल क्यूज, जैसे पहले भी बता चुकी हूँ, वो भी ऑब्जर्व करना होगा, उनके बॉडी लैंग्वेज से पता करना होगा कि कुछ अनकही बातों को भी सुनना होगा, है ना। पोस्चर उनका जज करना होगा, फेशियल एक्सप्रेशन से पता लगाना होगा कि अरे आज तो तुम बड़े दुखी नजर आ रहे हो, क्या बात है ना। आपकी स्माइल को जज करना होगा, है ना। तो सारी चीजें हमें जज करनी होंगी, और केवल मात्र कहने वाली बातें ही नहीं जज करनी है। जो आपके लोग आपसे नहीं भी कह पा रहे हैं, उन्हें उनकी बॉडी लैंग्वेज से, पोस्चर, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइली, जो आप स्माइली भेज रहे हैं उससे भी तो हम जज करते हैं कि आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं या हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। अगर मजाक उड़ा रहे हैं तो हम अपनी बातों को सही करेंगे। तो ये चीजें हैं यहाँ पर, ये भी आपको करना है। अब आता है फॉलो अप। देखिए, जिंदगी में फॉलो अप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कोई काम करा और छोड़ दिया तो उससे मैटर सॉल्व नहीं होने वाला है। फॉलो अप में, इफेक्टिव लीडरशिप में, देखिए सबसे ज़्यादा, अगर आप एक अच्छा लीडरशिप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अपने कम्युनिकेशन को अच्छा, इफेक्टिव, इन्फ्लुएंशियल, इंप्रेसिव बनाना चाहते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है मोर देन जस्ट डिलीवरिंग आइडियाज़ डिलीवर करके आपने छोड़ दिया और आगे बढ़ गए, ये ही पर्याप्त नहीं है, यही सफिशिएंट नहीं है। बल्कि क्या करना है, आपको फीडबैक लेना है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, आपको फीडबैक लेना है, आपको फॉलो अप लेना है टाइम टाइम पर। यानी अगर आपने मान लीजिए कोई वीडियो बनाई, है ना, तो आपको फिर अपने लिसनर्स से फॉलो अप लेना होगा, फीडबैक लेना होगा कि मैंने कहाँ पर क्या गलती करी है और मैं इसे कैसे सुधार सकता हूँ। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑनलाइन मीडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार हम ऑनलाइन मीडियम का ही यूज करते हैं, तो हमें ऑनलाइन मीडियम पर डिपेंडेंसी थोड़ा कम करके फिजिकली प्रेजेंट रहना होगा अपने टीम के मेंबर्स के बीच में, और उनको मोटिवेट करना होगा, ज़्यादा इंप्रेसिवली हम कर पाएंगे। देखिए कई बार क्या होता है, मान लो आपने एक कल्चरल प्रोग्राम का कोई सर्कुलर निकाला, वो आपने सारे ग्रुप्स में भेज दिया,
तो कई बार आपके लोग उसे इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आप क्लास टू क्लास, ग्रुप टू ग्रुप, स्टूडेंट के ग्रुप के पास जाएंगे, हॉस्टल्स में जाएंगे और फिजिकली उनसे अपनी बात कन्वे करेंगे तो ज़्यादा लोग निकल कर आएंगे। हो सकता है आपको फिजिकली बात करते हुए आपको ये पता लग जाए कि पीछे बैठा हुआ जो बच्चा है वो इंटरेस्टेड तो है लेकिन हेजिटेट कर रहा है, तो आप उसे उठाकर आप एनकरेज कर पाएंगे ना। तो हमेशा ऑनलाइन मीडियम्स पर डिपेंडेंसी हमें नहीं करनी चाहिए, थोड़ी खत्म करनी चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, फिजिकली प्रेजेंट रहना जरूरी है। एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप कम्युनिकेशन देखिए पहले ही आ गए, लेकिन मैं और भी अच्छे से बता देती हूँ। अगर लीडरशिप कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट की बात करें तो अभी तक जितना भी पढ़ा उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में हमें क्लैरिटी अख्तियार करनी होगी, ब्रेविटी अख्तियार करनी होगी, यानी क्रिस्प होना होगा, टू द पॉइंट होना होगा, मैक्सिमम इन मिनिमम बोलना होगा। दूसरी बात है कनेक्शन बिल्डअप करने होंगे, है ना, नेटवर्क बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, और जो पहले से पुराने बॉन्ड हैं उनको स्ट्रेथनिंग करना होगा। यानी ज़रूरी है कि अगर 2 साल तक आपको काम ना पड़े तो आप बात ही नहीं करेंगे उससे, तीसरे साल आपको काम आ गया तो आपको बड़ा अच्छा लगने लगा वो, तो ये नहीं होना चाहिए ना। आपको सर्टेन इंटरवल्स में आपको उनसे बातचीत करनी चाहिए जो आपके कॉन्टैक्ट हैं। काम, कूल और एम्पैथेटिक, एक्टिव, केयरिंग, एंथुसियास्टिक, पेशेंट लिसनर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये की है ना लीडरशिप कम्युनिकेशन की। एनकरेज करना लोगों को, मोटिवेट करना लोगों को, और फ्रीली पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करना लोगों को, ये भी मिराकुलस हो सकता है, चमत्कारिक हो सकता है। यानी आप लोगों को कन्वर्सेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करिए, उनको इनवाइट करिए कि वो आकर आपसे बात करें हर मुद्दे पर, है ना। जरूरी नहीं है कि वो आपसे समर्थन ही दिखाएं, एक्सेप्टेंस ही दिखाएं, वो हो सकता है अपना डिसएग्रीएंस भी दिखा सकते हैं। भाई हर मैटर पर हर आदमी एग्री नहीं करता, तो जिस मैटर पर उनका अग्रीमेंट नहीं बन रहा है उस पर वो डिसएग्रीएंस भी दिखा सकते हैं, डिसएग्रीमेंट भी दिखा सकते हैं, और आपको सुनना होगा, है ना, आपको खुले ओपन माइंड से सुनना होगा, ठीक है। तो बिल्डिंग टीम स्पिरिट, भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, टीम स्पिरिट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, ऐसी सामग्री है जो लीडरशिप कम्युनिकेशन की डिमांड है। तो ये हमारे एस्पेक्ट हुए। अब आते हैं कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस। सोशल कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है? सोशल का मतलब सभी को पता है, सामाजिक। कॉम्पिटेंस का मतलब है योग्यता। इतनी हम देखिए, अगर लीडरशिप कम्युनिकेशन की बात हो और सामाजिक योग्यता की बात ही ना हो तो हम फेल हो जाएंगे। लीडरशिप कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट टू बी हैविंग सोशल कॉम्पिटेंसी। तो सोशल कॉम्पिटेंसी है क्या? सोशल कॉम्पिटेंस हमारी एबिलिटी है कि हम किस तरह से सोशल इंटरेक्शन को हैंडल करते हैं, किस तरह से हम सामाजिक इंटरेक्शंस को, सामाजिक जो लोग हमें मिल रहे हैं उनसे किस तरह से वार्तालाप को मैनेज करते हैं, ठीक है, किस तरह से। और इसका अलग से अगर अर्थ बताएं तो ये तो एक लाइन में हो गया, इसका और भी एक्सपेंड करके मैंने अर्थ बताया है। टू गेट अलोंग विद पीपल, गेट अलोंग विद का मतलब है कैसे हम लोगों से मिक्सअप होते हैं, है ना, कैसे हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मिक्सिंग की आर्ट आ गई, अगर आपको कनेक्टिविटी करने की आर्ट आ गई, अगर आपको फ्रेंडली होने की आर्ट आ गई, एमाइबल होने की आर्ट आ गई, तो एमाइबल का मतलब है एमाइबल का मतलब है सोशल होने की, सोशलाइज होने की आपको अगर आर्ट आ गई तो आप कहीं भी फेल नहीं होंगे, फिर तो आपके कनेक्शन ऐसे बनेंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो गेट अलोंग विद का मतलब है मिक्सअप करना, एमाइबल होना, सोशलाइज करना, फ्रेंडली होना। टू फॉर्म रिलेशनशिप, उनसे फिर रिलेशनशिप बनाना। मेंटेन क्लोजनेस इन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में इतनी क्लोजनेस लाना, इतनी वार्मथ लाना कि आपके लोग आपके अलावा किसी और पर ट्रस्ट ही ना करें। कॉलेज में सैकड़ों टीचर होते हैं, बच्चा कभी एक ही टीचर के पास आता है, यहाँ तक कि वो उसे नहीं भी पढ़ा रहा होता उस सेमेस्टर में तब भी उसके पास आता है। तो आपको वैसा वाला लीडर बनना है, ठीक है। टू इवैल्यूएट सोशल सिचुएशन, अब देखिए हर बार हर सामाजिक परिस्थिति एक सी नहीं होती है, सामाजिक परिस्थितियां बनती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो हमें क्या करना है? सोशल सिचुएशन को इवैल्यूएट करना है, सामाजिक सिचुएशंस को इवैल्यूएट करना है, और डिफरेंट सोशल कंडीशन में किस तरह से हम, क्या चीज़ एक्सपेक्टेड है, क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, वो हमें डिटरमाइन करनी है, उसका निर्धारण करना है ना। अगला आता है टू रिकग्नाइज द फीलिंग एंड इंटेंशन ऑफ अदर्स। कई बार हमें लोगों की इंटेंशन भापनी होती है कि ये आखिर चाह क्या रहा है, हमारा क्लाइंट चाह क्या रहा है, हमारा कस्टमर चाह क्या रहा है, कौन हमसे कितना होस्टाइल है, कौन हमसे कितना ओवर फ्रेंडली है, कौन बोस्टिंग कर रहा है यानी डींगे हाँक रहा है, कौन जो है बटरिंग कर रहा है, कौन जो है ऑयलिंग कर रहा है, ग्रीसिंग कर रहा है, कौन जो है जेन्युइन है ना। तो ये हमें लोगों की फीलिंग और इंटेंशन भी जांचनी परखनी होती हैं, और टू सेलेक्ट सोशल बिहेवियर दैट आर मोस्ट अप्रोप्रिएट
फॉर दैट गिवन कंटेक्स्ट। उस सामाजिक कंटेक्स्ट में, उस सामाजिक परिस्थिति में कौन सा सोशल बिहेवियर सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ये भी हमें जांचना समझना होता है। अब आता है रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन मेंटेनिंग सोशल कॉम्पिटेंस। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू द सर्कमस्टेंसेज एंड एनवायरनमेंट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है वो सामाजिक स्थिति, यानी मैंने हिंदी में बता देती हूँ, सामाजिक स्थिति। पहले भी बताया था सामाजिक स्थितियां बदलती रहती हैं, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो सर्कमस्टेंसेस, वो एनवायरनमेंट जिसमें कि कम्युनिकेशन हो रहा है ना। इंक्लूड्स द सेटिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। इसमें एनवायरनमेंट की सेटिंग आती है, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स, हमारे रिलेशनशिप आते हैं इंडिविजुअल्स से, और वो कल्चरल फैक्टर आते हैं, एंड द पर्पस ऑफ इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन का पर्पस भी आता है, यानी कि किस इंटरेक्शन हम किस टारगेट को लेकर कर रहे हैं। कभी कभी हमारा टारगेट होता है बिजनेस लेना, कभी कभी हमारा टारगेट होना है सिर्फ कम्युनिकेशन करना और कॉन्टैक्ट बनाना, बाद में ले लेंगे टारगेट तो, है ना। तो जो भी हमारा पर्पस हो वो हमें पता होना चाहिए। अब ये वाला बॉक्स में लिख दीजिएगा, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर वेरिंग कम्युनिकेशन स्टाइल्स एंड स्ट्रैटेजीज। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग सामाजिक परिस्थिति में अलग अलग कम्युनिकेशन स्टाइल और अलग अलग स्ट्रैटेजीज यानी रणनीतियां फॉलो करनी होती है। फीलिंग्स, फीलिंग एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सोशल कॉम्पिटेंस को बनाने में, और ह्यूमन इमोशंस को एक्नॉलेज अगर करना आता है, एक्नॉलेज का मतलब जानना, नहीं आए तो अंडरस्टैंड करना लिख दीजिएगा। अगर आपको ह्यूमन इमोशंस को अंडरस्टैंड करना आता है, जज करना आता है, तो ये इससे क्या होगा, पर्पसफुल कनेक्शन बनेंगे फिर आपके, है ना। जो भी कनेक्शन बनेंगे वो फ्रूटफुल कनेक्शन बनेंगे आपके। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, इससे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन बहुत आराम से हो जाएगा, इससे आप नेगोशिएट अच्छे से कर पाएंगे, यानी दो पार्टीज के बीच में नेगोशिएट करके एक मिड वे निकाल पाएंगे, एक बीच का रास्ता निकाल पाएंगे, जिस बीच के रास्ते में दोनों ही पार्टीज को लगे कि उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हुआ है और वो इम्पार्शियली जज की गई हैं, उनके साथ इम्पार्शियल जजमेंट हुआ है। इससे क्या होगा, एक सपोर्टिव, पॉजिटिव, हार्मोनियस एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, जहां पर कोई लैग पुलिंग ना हो, जहां पर कोई बैकबाइटिंग ना हो। बीइंग एट्यून्ड, एट्यून्ड का मतलब ट्यून होता है, मतलब ताल से ताल मिलाना। अगर हमें फीलिंग से ताल मिलाना आ गया तो हम जो है वेरियस सोशल सिचुएशन में अच्छे से अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। और एक व्यक्ति को इमोशनली इंटेलिजेंट, एक लीडर को इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो आप किसी भी तरह की स्थिति को बड़े आराम से टैकल कर सकते हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट होने का मतलब है कि आपको कब हंसना है, कब रोना है, कब किससे किस तरह से थोड़ा सा डांट कर काम करवाना है, थोड़ी सी मीठी डांट डालनी है ना। जो अच्छा टीचर होता है वो आपको कितने आराम से पढ़ा देता है। अगर वो डांटता भी है ना तो फिर आपको मतलब गुस्सा नहीं आता, आपको पता लगता है कि वो डांट रहा है तो मेरे वेलफेयर के लिए डांट रहा है। तो आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए कि कब कहाँ कैसे किसको मनाना है, कब कहाँ कैसे किसको डांट के काम निकलवाना है, कब कहाँ किसको डराना है और कब कहाँ किसको जो है प्यार करना है। इंटेंशंस रेफर्स टू द गोल्स एंड पर्पसेस बिहाइंड कम्युनिकेशन। अब देखिए हमारा कम्युनिकेशन के पीछे हमारे कुछ सर्टेन टारगेट होते हैं, पर्पस होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, वो जो हमारे पर्पस हैं, वो जो हमारे गोल्स हैं, टारगेट हैं, वही हमारी इंटेंशन है कि हम आखिरकार जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो किस पर्पस को लेकर कर रहे हैं, किस इंटेंशन को लेकर कर रहे हैं। इंटेंशन का मतलब गोल, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, टारगेट। इंटेंशन हमारी क्लीन और क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्लियर इंटेंशन है तो इससे हम मैसेज को आराम से कन्वे कर पाएंगे और इससे मिसकम्युनिकेशन का रिस्क जो है वो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। इससे ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत आराम मिलता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत आराम से डेवलप हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी बहुत आराम से डेवलप हो जाती है। बिहेवियर में एक्शन और रिस्पॉन्सेज आते हैं इंडिविजुअल के, और सोशल कॉम्पिटेंस में सोशल कॉम्पिटेंस इन्वॉल्व्स नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग बट आल्सो रेगुलेटिंग वंस बिहेवियर। सोशल कॉम्पिटेंस में दो चीजें आती हैं, एक तो हमें लोगों के व्यवहार को अंडरस्टैंड करना होता है और एक उनको गवर्न करना होता है। रेगुलेट का मतलब उनको कंट्रोल करना होता है ना, कंट्रोल करना होता है, उनको गाइड करना होता है। अगर अच्छा वर्ड और भी लिखें तो गाइड करना होता है उनको, उनके बिहेवियर को।
इफेक्टिव सोशल कॉम्पिटेंस में ऐसे बिहेवियर आते हैं जैसे कि अच्छे से सुनना, एक्टिवली, कामली, कूलली, पेशेंटली सुनना, एम्पैथी दिखाना, रेस्पेक्ट दिखाना, है ना। दीज बिहेवियर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग, अगर हम ऐसे इस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं, एक्टिवली, एंथुसियास्टिकली सुन रहे हैं, एम्पैथेटिक हैं, रेस्पेक्टफुल हैं, है ना, तो क्या होगा कि ऐसे बिहेवियर से हमारी रैपर्ट बढ़ेगी, यानी कि रैपर्ट का मतलब है रेपुटेशन बढ़ेगी। हम आसानी से इजीली कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर पाएंगे और हम एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट, प्रोडक्टिव रिलेशनशिप बना पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। फोस्टरिंग का मतलब डेवलप कर पाएंगे, वो चाहे पर्सनल ग्राउंड्स पर हो चाहे प्रोफेशनल ग्राउंड्स पर हो। इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ कि इस तरह से अगर आप डील करोगे ना, तो आप अपने लिए जो मेंबर तैयार करोगे, वो आपका पद खत्म होने के बाद, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होने के बाद, आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के बाद भी ताउम्र आपके साथ रहेंगे, वो फिर सच में आपके फैमिली मेंबर जैसे ही हो जाएंगे। अब आता है प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक। देखिए, हम जीवन में बहुत बार हमें फीडबैक मिलता है हमारे कामों के बारे में, कई बार हमें देना पड़ता है। जैसे मैं जब YouTube पर पढ़ा रही हूँ तो मुझे आपका फीडबैक मिलेगा। कई बार जब मैं टीचर हूँ और आप एक स्टूडेंट हो क्लास में, तो मुझे आपको फीडबैक देना होगा, राइट। तो फीडबैक देना और लेना एक बहुत वैल्यूएबल टूल है, पर्सनल लाइफ के लिए भी, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी। चाहे आप प्रोवाइड कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो फीडबैक, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका एक कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट हो, निर्माणात्मक माइंडसेट हो, यानी पॉजिटिव माइंडसेट हो। अगर नहीं बाई चांस याद हो रहा, वैसे तो याद कर लेना, ये अच्छा वर्ड है। और आप बहुत ओपन माइंडेड हो। तो कुछ टिप्स दी हैं मैंने। पहली टिप है, जब आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं फीडबैक, यानी जब आप किसी को फीडबैक दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। एक तो आपको स्पेसिफिक होना है, यानी कि आपको जहां पर उसका वीक एरिया लग रहा है, आपको वहां पर ही बोलना है। आपको इधर उधर की बातें डिस्कस नहीं करनी है, डाइवर्ट नहीं होना है मेन थीम पर से। और फीडबैक को आई अप्रोच देकर फ्रेम करने की कोशिश करिए, यानी आपको ये दिखाना है कि मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ पाया, आपने तो अच्छा बोला था, मतलब आई फेल्ट कंफ्यूज ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन, मैं थोड़ा इस पॉइंट पर आपके प्रेजेंटेशन में कंफ्यूज फील कर रहा था। तो इसमें क्या होगा कि आप ब्लेम गेम नहीं कर रहे हो, इसका मतलब यानी आरोप प्रत्यारोप की कहानी नहीं रच रहे हो, बल्कि आप थोड़ा सा अपने आप को ही डाउन मतलब हम्बली आप दे रहे हो कि यार मुझे ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। तो वो खुद ही समझ जाएगा कि मैंने शायद थोड़ा सा इधर उधर करके बताया था। मतलब ट्रोलिंग नहीं करनी है आपको, है ना। फोकस ऑन बिहेवियर एंड एक्शन, नॉट ऑन पर्सनैलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको स्पीकर है जो भी आपका, तो उसके बिहेवियर पर, एक्शन पर ज़्यादा गौर करना है, उसकी पर्सनैलिटी पे नहीं जाना है। कोई अगर काला है, गोरा है, छोटा है, मोटा है, तो आपको ना मतलब क्या कहते हैं उसको, बॉडी शेमिंग नहीं करनी, उसके पर्सनालिटी पर नहीं जाना है, बल्कि उसने कितने अच्छे से बोला, उसका बिहेवियर कितना अच्छा है, उसके एक्शन कितने अच्छे हैं या कितने जहां पर भी कमी है उस पर जाना है। पर्सनलाइज नहीं करना है, पर्सनलाइज नहीं होना है। डोंट पास नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक कभी नहीं देना है। बैलेंस्ड व्यू रखना है कि क्या अच्छा हुआ, ये भी देखिए उसमें लिखेगा, ब्रैकेट में उसमें बॉक्स में लिखेगा, और व्हाट नीड्स इंप्रूवमेंट। आपको क्या करना है, बैलेंस्ड व्यू में क्या आता है कि व्हाट वेंट वेल, क्या अच्छा गया और क्या किस एरिया में आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्रिटिसिज्म जब हम आलोचना करते हैं तो कंस्ट्रक्टिवली करें, यानी कि डिस्ट्रक्टिव ना हो, वो नेगेटिव ना हो, बल्कि कंस्ट्रक्टिव हो। तो ये तो तब होगा जब आप प्रोवाइडिंग फीडबैक दे रहे हैं। आता है अब रिसीविंग फीडबैक। जब आपको फीडबैक मिल रहा है आपके कामों के बारे में, जैसे मान लीजिए मैंने YouTube पर ये वीडियो डाला और आपका कमेंट में मेरे को फीडबैक मिल रहा है, तो मुझे क्या करना है, आपके थोड़े नेगेटिव कमेंट पढ़कर मुझे ओपन माइंडेड रहना है, यानी मुझे डाउन नहीं करना, मतलब मुझे खुले दिल से उनको स्वीकार करना है, मुझे खुले दिल से अपनी गलती को स्वीकार करना है, पॉजिटिव रहना है। कई बार हम कमेंट पढ़कर कहते हैं कि नहीं मैं तो नहीं बनाऊंगी अगली वीडियो, मुझे तो कोई पसंद ही नहीं कर रहा। तो आप अपने फेलियर पर काम करिए और अगली वीडियो बनाकर दीजिए। मैं बार बार वीडियो इसलिए कह रही हूँ कि इससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। अटेंटिव अटेंशन देना है पर्सन पर जो आपको फीडबैक दे रहा है, यानी फीडबैकर अगर आप लिखें, फीडबैक जो दे रहा है उस पर अटेंटिव अटेंशन देना है। ये नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। डू नॉट एवर टेक इट पर्सनली, कभी भी इसे पर्सनली मत लीजिए। आपको बस ये देखना है, आपको ये माइंडसेट रखना है कि यार वो मेरा भला चाह रहा है, मेरे को इंप्रूवमेंट कराना चाह रहा है, तब दे रहा है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट फॉर सूटेबल एग्जाम्पल्स टू गेन ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको लगता है कि आप एक ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि यार मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम मुझे थोड़े से एग्जाम्पल देके समझाओगे तो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। और उनसे ये भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे पर्टिकुलर एरिया बताओ जहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। आफ्टर रिसीविंग, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आफ्टर रिसीविंग द फीडबैक टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन इट। जब आपको एक बार फीडबैक मिल जाए तो उस पर रिफ्लेक्ट करना है, उस पर प्रकाश डालना है, यानी उस पर आपको इंप्रूवमेंट करना है। आपको ऐसे ही नहीं कि किसी का फीडबैक सुना और निकाल दिया। जैसे बहुत सारे बच्चे जब फर्स्ट ईयर में होते हैं ना, तो वो आते हैं मैम इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, है ना। तो यही नहीं, हमको मतलब अब हम तो बता देते हैं, टीचर तो बता ही देता है कि ऐसे ऐसे करो, लेकिन फिर वो बच्चा वो चीज़ों को फॉलो नहीं करता। उनमें से केवल 1% बच्चे फॉलो करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि फीडबैक लेने के बाद उस पर रिफ्लेक्ट भी करना है, उस पर प्रकाश भी डालना है, उस पर काम भी करना है। अगर रिफ्लेक्ट वर्ड याद ना हो तो वर्क ऑन इट, है ना, इस पर वर्क ऑन इट। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने थर्ड प्रायोरिटी पर बताया है, टैक्ट और इंटेलिजेंस। अगर हम आइजैक न्यूटन की डेफिनेशन पर एक नजर डालें तो टैक्ट क्या है? टैक्ट इज द आर्ट ऑफ मेकिंग ए पॉइंट विदाउट मेकिंग एन एनिमी। बिना शत्रु बनाए, बिना राइवल बनाए, बिना कॉम्पिटिटर बनाए हमें अपना पॉइंट रखने की जो आर्ट है वो टैक्ट है। आज के समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, है ना, कि आप ऐसे मतलब ऐसे अपनी बात कह दो कि आप अपनी बात भी कह दो और कोई आपका विरोधी ना बनने पाए। गार्डनर के अनुसार अगर इंटेलिजेंस को वहीं हम डिफाइन करें तो इंटेलिजेंस क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ इन्नेट एबिलिटीज। एक इन्नेट एबिलिटीज का कॉम्बिनेशन है, यानी जन्मजात जो हमारी एबिलिटीज हैं उनका कॉम्बिनेशन है, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है इंटेलिजेंस। डिफरेंस क्या है? देखिए डिफरेंस के पॉइंट आपको इतने शानदार कहीं नहीं मिलेंगे, और आप डिफरेंस को ऐसे लिखेंगे भी नहीं, आप पार्टीशन करके लिखेंगे, एक तरफ टैक्ट एक तरफ इंटेलिजेंस। एक पॉइंट कंप्लीट होने के बाद इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, और लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं तो एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। टैक्ट में क्या आता है? टैक्ट जो है एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड हैंडल सिचुएशंस। टैक्ट में हमें सिचुएशन को हैंडल कैसे करना होता है या कम्युनिकेट कैसे करना होता है? डिप्लोमेसी के साथ करना होता है। थोड़ा कि उसको भी मतलब आप मान लीजिए आपको किसी की बात बुरी लगी है तो आप जो है बात भी कह दें और उसको बुरी भी ना लगे। इंटेलिजेंस में क्या है? इंटेलिजेंस में कम्युनिकेट हमें कॉग्निटिव अप्रोच के साथ करना होता है, यानी ज्ञान संबंधी अप्रोच के साथ करना होता है। जैसे अगर हम बात करें तो जो जज हैं वो हमेशा कॉग्निटिव अप्रोच के साथ काम करेंगे, और जो एक बिजनेसमैन है वो कैसे काम करेगा? ये एग्जाम्पल में डाल दीजिएगा। बिजनेसमैन हमेशा डिप्लोमेसी के साथ सिचुएशन को और हैंडल करेगा और कम्युनिकेट करेगा। टैक्ट में इन्वॉल्व मैनिपुलेटिव डीलिंग विद द सर्कमस्टेंसेस। टैक्ट में सर्कमस्टेंसेस के साथ थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर डीलिंग करी जाती है, थोड़ा सा छेड़खानी करते हुए, थोड़ा सा चीज़ों को बदल कर बोला जाता है ना। इंटेलिजेंस में इंटेलेक्चुअल डीलिंग होती है सर्कमस्टेंसेस के साथ, बौद्धिक डीलिंग होती है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के टूल को अप्लाई करते हुए, क्रिएटिव और इनोवेटिव थिंकिंग को अप्लाई करते हुए, क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग को अप्लाई करते हुए। तो इंटेलिजेंस में क्या है? क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिएटिव और इनोवेटिव थिंकिंग को अप्लाई करते हुए एक बहुत ही बौद्धिक स्तर की डीलिंग होती है। जैसे एग्जाम्पल में क्या कर सकते हैं भाई? मैनिपुलेटिव डीलिंग कौन करता है? कौन करता है बताइए? मैनिपुलेटिव डीलिंग, एक फ्रेंड है वो एक मैनिपुलेटिव डीलिंग कर सकता है आपकी परफॉर्मेंस के बारे में, है ना। और जो एक वाइवा लेने के लिए एग्जामिनर आएगा, एग्जामिनर कभी भी आपको जो है ऐसे नहीं चढ़ाएगा, झाड़ पर नहीं चढ़ाएगा, बल्कि वो आपको आपकी एक्चुअल बातें बताएगा। टैक्ट कैन बी मेजर्ड थ्रू बिहेवियर एंड एटीट्यूड। टैक्ट को हम सिर्फ बिहेवियर और एटीट्यूड से जज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। हम अगर किसी के साथ 2-3 साल से रह रहे हैं, 2-3 महीने से रह रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि यार जो ये जो है ना वो टैक्ट से काम लेता है, ये थोड़ा मैनिपुलेटिव डीलिंग करता है। लेकिन अगर हम बात करें तो इसे मेजर करने का कोई साइंटिफिक टूल नहीं है, कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। वहीं अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंस को मेजर करने के बहुत सारे साइंटिफिक मेथड हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे कि IQ टेस्ट एटसेट्रा। A person with tact can make others happy with sweet coated words. अगर आप टैक्टफुल हैं तो आप लोगों को थोड़े समय के लिए स्वीट कोटेड वर्ड्स से हैप्पी कर सकते हैं।
लेकिन इंटेलिजेंट पर्सन हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, उसका एम क्या होता है, टू ब्रिंग द ट्रुथ इनटू लाइट, सत्य को प्रकाश में लाना, अगर सत्य कड़वा भी है तो भी, विदाउट हार्मिंग एनीवन्स डिग्निटी। लेकिन हाँ, वो इस बात का ख्याल रखता है किसी की इमेज, किसी की डिग्निटी, किसी का एग्जिस्टेंस पर प्रहार ना हो। तो विदाउट अटैकिंग एनीवन्स डिग्निटी, विदाउट अटैकिंग एनीवन्स एग्जिस्टेंस, उसका पर्पस है टू ब्रिंग द ट्रुथ इनटू लाइट, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जो, जैसे मान लीजिए आप गए हैं बाजार में और एक दुकानदार जो है वो आपको स्वीट कोटेड वर्ड्स के साथ कुछ भी बेच देगा, है ना। या आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपको स्वीट कोटेड वर्ड्स के साथ ये कह देंगे, अरे तूने तो बहुत पढ़ाई कर ली, तू तो पास हो जाएगा। बट जो आपके पेरेंट्स हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, है ना। आपकी परफॉर्मेंस को देखकर आपकी गर्लफ्रेंड जो है वो कह देगी अरे ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी जो वाइफ है वो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी और वो ट्रुथ को सामने लाएगी, है ना। टैक्ट फोकसेस ऑन इंटरपर्सनल फाइनेंसी, फाइनेंसी का मतलब है योग्यता। टैक्ट जो है वो उसमें इंटरपर्सनल फाइनेंसी होती है, यानी कि बातचीत करने की कला होती है, जबकि इंटेलिजेंस में क्या है, बहुत सारे बड़े स्तर की कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं, यानी ज्ञान संबंधी एबिलिटीज होती हैं। टैक्ट को प्रोफेशनली अनएक्सेप्टेबल है, हालांकि आज तो बहुत सारे लोग टैक्ट के बेसिस पर ही नौकरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी टैक्ट जो है प्रोफेशनली एक्सेप्टेबल नहीं है ना। लेकिन इंटेलिजेंस जो है प्रोफेशनली एक्सेप्टेबल तो है ही, प्रोफेशनली इसकी रिक्वायरमेंट है, प्रोफेशनली इसकी एडमायरेशन है, यानी प्रशंसा होती है, इसको पूजा जाता है, एडोरेबल, ये एडोर करी जाती है, एडोर्ड का मतलब इसकी पूजा करी जाती है। आज भी जो अच्छा मैनेजमेंट है वो आपके इंटेलिजेंस को सराहेगा। टैक्ट से आप थोड़े टाइम के लिए तो मैनेजमेंट को खुश कर लेंगे, है ना। अगर मान लो देखो अभी आपको जॉब में भी जाना है तो आपने टैक्ट से क्या करा कि थोड़े समय के लिए तो अपनी जॉब बचा लेंगे, लेकिन लॉन्ग टाइम में जो आपकी असली इमेज बनेगी वो इंटेलिजेंस से ही बनेगी, ठीक है। टैक्ट में क्या है, नेगेटिव शेड्स होते हैं, जबकि इंटेलिजेंस में पॉजिटिव और हेल्दी प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। तो कंक्लूड करते हुए हम ये कहा जा सकता है कि टैक्ट और इंटेलिजेंस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बहुत ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और टुगेदर दीज टू क्वालिटीज फॉर्म ए गुड कॉम्बिनेशन फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड सक्सेस। अगर हम इन दोनों एबिलिटीज को अगर मिला जुला कर काम में लाएं तो हम एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमें टैक्ट से भी काम लेना होता है, जैसे महाभारत में श्री कृष्णा ने टैक्ट से काम लिया था, जब उन्होंने ये कहा था कि वो कौन थे, वो अश्वत्थामा मारा गया, तो वो एक हाथी था अश्वत्थामा, है ना। लेकिन उन्होंने हाथी जब मर गया तो उन्होंने कहा असली, उनका मतलब उनको ये मिसगाइड कर दिया, उन्होंने लोगों को मैनिपुलेट कर दिया, है ना। चलिए खैर, आगे आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना इमोशनल इंटेलिजेंस का, ये 2 मार्क्स में बड़ा अच्छा है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, EI भी लिख के आ सकता है, तो यू नीड नॉट टू बी कंफ्यूज्ड। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, एबिलिटी टू मैनेज बोथ योर ओन इमोशन, आपको इसमें अपनी इमोशन को भी मैनेज करना है, एंड अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ पीपुल अराउंड यू, और आपके आसपास जो लोग हैं उनकी इमोशन को भी आपको गवर्न करना है, कंट्रोल करना है, गाइड करना है, एक डायरेक्शन देनी है। इट इज़ द एबिलिटी टू परसीव, इसमें आपकी एबिलिटी आएगी परसीव करने की, सहने की, एक्सप्रेस करने की, और अपनी इमोशंस को आपको रेगुलेट करना है, गवर्न करना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, एक पर्सन की एबिलिटी है रिकॉग्नाइज करना, उसे अंडरस्टैंड करना है, मैनेज करना है, और अपनी सिचुएशन, अपनी इमोशंस को इफेक्टिवली यूज करना है बहुत सारी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। कंपोनेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस के, सबसे पहला कंपोनेंट की बात करें, देखिए अगर यहाँ पर ना सिर्फ इतना भी लिख दोगे आप तो बहुत हो जाएगा, ये मोर देन इनफ है। मेरी आदत है ज़्यादा एक्सप्लेन कराने की, बट आप अगर इतना भी लिखना चाहें तो बहुत है। एम्पैथी है, एम्पैथी में क्या होता है, एम्पैथी का मतलब है टू सेंस एंड अंडरस्टैंड द इमोशन एंड पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, दूसरे की इमोशंस और दूसरे के पर्सपेक्टिव को सेंस करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है। दिस कनेक्ट्स यू टू पीपुल ऑन एन इमोशनल लेवल, ये आपको लोगों से एक इमोशनल लेवल पर कनेक्ट कराती है और आपको कंपैशनेटली रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार करती है। सेल्फ अवेयरनेस, देखिए स्वजागरूकता, स्वजागरूकता का मतलब है रिकॉग्नाइज करना और अंडरस्टैंड करना अपनी इमोशंस को। कई बार हमें अपनी इमोशंस का ही पता नहीं होता कि हम क्या फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप पर हमें अपनी इमोशंस को रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड करना होता है। व्हाट यू आर फीलिंग, आप क्या फील कर रहे हैं और क्यों फील कर रहे हैं ऐसा,
अगर आप मेंटली थके हुए हैं तो क्या क्यों फील कर रहे हैं, अगर आपने क्यों फील कर रहे हैं का पता लगा लिया तो आप उसका वो कारण ही हटा देंगे, है ना। अप्रिशिएट करना होता है हमें कि कैसे ये सारी चीज़ें हमारे अराउंड जो हैं वो कैसे ये सारी चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं और हमारे लोगों को अफेक्ट करती हैं, जो लोग हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं। आगे आता है सेल्फ अवेयरनेस इज अबाउट नोइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये भी है कि आपको अपनी ताकत का, अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी वीकनेस का पता होना चाहिए और क्या चीज़ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी आपको अपनी वैल्यूज़ का, अपने मॉरल कंपास का भी पता होना चाहिए। सेल्फ रेगुलेशन, अब एक बार आपने जो है सेल्फ अवेयरनेस से ये पता कर लिया कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपने अपनी इमोशन को मास्टर कर लिया, आपको ये पता लग गया कि आप क्यों फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आगे आने वाले आपके चारों तरफ के पर्यावरण पर। जैसे अगर आप घर में बड़े हैं तो अगर आप डिप्रेस हैं तो उसका देखो कितना सब लोग, आपके घर के मामा पापा, आपके छोटे भाई सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, सब परेशान हो जाएंगे, है ना। तो इसके बाद हमें सेल्फ रेगुलेशन करना है। तो सेल्फ रेगुलेशन में हमें इमोशनल अवेयरनेस पर मास्टरी हासिल करनी है, यानी अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना है ना। मैनेज करना है हमें उन इमोशंस पर जो नेगेटिव हैं, जिनके थोड़े डिस्ट्रक्टिव शेड्स हैं, जो थोड़ी विध्वंसकारी हैं। ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव शेड्स हैं, विध्वंसकारी शेड है ना। ऑलवेज ट्रीट अदर विद रिस्पेक्ट एंड ट्राई टू स्टे इन कंट्रोल। हमेशा लोगों को रिस्पेक्ट से ट्रीट करिए, उनको थोड़ा सा एम्पैथेटिकली ट्रीट करिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको रिस्पेक्ट दे दीजिए। आप फ्री की है रिस्पेक्ट, बट रही है आप दे दो, आपकी पॉकेट से क्या जाता है, ये होता भी तो है ना। गिव रिस्पेक्ट एंड पे, मतलब गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। तो इफ़ यू हैव ए टेंडेंसी टू हैव इमोशनल आउटबर्स्ट, अगर आपकी ये टेंडेंसी है कि आप इमोशनली बहुत जल्दी आउटबर्स्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रोक हो जाते हैं, आउटबर्स्ट की जगह ब्रोकन, है ना। तो देखिए अगर आप इमोशनली ब्रोक हो जाते हैं तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। इमोशनली आउटबर्स्ट का मतलब है कि बहुत जल्दी गुस्से में आ जाना, जैसे मुझे आ जाता है बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी खुश हो जाना, बहुत ओवर हैप्पी हो जाना, ओवर जॉयस हो जाना, ओवर एक्साइटेड हो जाना। तो ये चीज़ें देखिए कभी भी प्रोफेशनल लाइफ में काम नहीं करती। मैं इतनी बड़ी हो गई लेकिन मुझे अभी तक यही नहीं आ पा रहा है, ये मेरी भी वीकनेस है ना। लेकिन ये अच्छी बात थोड़ी ना है ना। इमोशनल आउटबर्स्ट को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से ज़ीरो कर दो इसको। इसकी जगह क्या करो, प्रैक्टिस बीइंग काम, अपने आप को काम रखो, शांत रखो, है ना। स्टेप बैक, थोड़ा जब आपको गुस्सा आए ना तो थोड़ा सा पीछे चले जाओ, यानी कि आप ये सोचो यार मैं गुस्से में कर तो रहा हूँ, इसके परिणाम क्या होंगे, है ना। तो ये करना है। टेक ए डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लेनी है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टे ट्रू टू योर वैल्यूज़। आजकल देखिए, आजकल की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पैम्पर करती हैं या भटकाती हैं, लालच दिलाती हैं, टेम्पटेशन दिलाती हैं। तो उन चीज़ों पर ना जाकर आपके मामा पापा ने जो सिखाया है, आपके टीचर्स ने जो सिखाया है, आपके जो अच्छे लोगों ने, आपका जो वेलफेयर चाहते हैं उन लोगों ने जो सिखाया है, अपनी वैल्यूज़ को हमेशा कायम रखो, है ना। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फेलियर्स, एक दूसरा पॉइंट है, इसे पॉइंट में भी लिख सकते हैं आप कि स्टे ट्रू टू योर वैल्यूज़। दूसरा है टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फेलियर्स, अपनी फेलियर्स की खुद जिम्मेदारी दें, ब्लेम गेम ना खेलें। कि मतलब ये ना कहें कि मेरी वीडियो अच्छी नहीं बनी क्योंकि माइक खराब था। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी वीडियो इसलिए अच्छी नहीं बनी क्योंकि मैंने इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया, मैं कितनी इनसेंसिटिवली कूद पड़ी लड़ाई में, इस जंग में। तो ये अब आते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। ये स्किल्स जो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में हमारी बड़ी मदद करती हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स में आपका कम्युनिकेशन हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हमारी बड़ी मदद करती हैं। और फिर इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, दिस हेल्प्स टू बिल्ड एंड मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप। इनसे जो रिलेशनशिप बनते हैं वो एवरलास्टिंग बनते हैं, कभी ना ख़त्म होने वाले बनते हैं, और बॉन्ड्स में वार्मथ आती है, यानी रिलेशनशिप के बॉन्ड्स में वार्मथ आती है। इमोशनल मैनेजमेंट अब आता है। इमोशनल मैनेजमेंट का मतलब है कि आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए अपनी खुद की इमोशंस को रेगुलेट, गवर्न करने की, है ना, गवर्न करने की एबिलिटी होनी चाहिए। और अपनी इमोशंस का यूज़ सोच समझ कर, डेलिबरेटली करना है, यानी इंटेलिजेंटली करना है, यानी कि सोच समझ कर करना है। कहाँ पर कब गुस्सा होना है, कहाँ पर कब जो है भड़कना है, कहाँ पर कब शांत होना है, कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है। सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, ये वाली बात रखनी है।
इट इन्वॉल्व्स स्ट्रेटजीज टू इफेक्टिवली मैनेज स्ट्रेस। इसमें देखिए ये भी आ गया कि आपको कैसे स्ट्रेस सब पर आता है, लेकिन कोई बन जाता है, कोई बिगड़ जाता है ना, कोई मतलब बर्बाद हो जाता है। तो आपको अपनी स्ट्रेस को भी मैनेज करना आना चाहिए, एंगर को मैनेज करना आना चाहिए, नेगेटिव शेड की जितनी इमोशंस है सबको मैनेज करना आना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप मैनेज कर लेंगे तो लाइफ में कोई भी दुश्मन, कोई भी राइवल, कोई भी कॉम्पिटिटर आपको कभी जिंदगी में हरा नहीं पाएगा। मेरी बात मानिए। और ये लेक्चर केवल ये जो टॉपिक है इमोशनल मैनेजमेंट का, ये बहुत अच्छा है, ये आएगा भी एग्जाम में, और ये बहुत अच्छा है अगर आपने इस चीज को ना पर्सनली इंप्लीमेंट करा। कोई दुश्मन आपको नहीं हरा पाएगा, है ना, चाहे बाहरी हो या आंतरिक। आंतरिक दुश्मन भी तो होते हैं, जैसे हमारा एंगर है, हमारी एंजाइटी है, हमारा डिप्रेशन है, हमारी स्ट्रेस है। चलिए आगे चलते हैं। ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन। ट्रस्ट क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स में। ट्रस्ट का मतलब है टू बी एश्योर्ड अबाउट दैट अदर पर्सन वांट्स टू सी यू हैप्पी एंड प्रॉस्परस। ठीक है, ट्रस्ट में कुछ नहीं है, ट्रस्ट में सिर्फ ये है कि आपको ये विश्वास होना चाहिए कि जो सामने वाला पर्सन है वो भी आपको देखकर खुश है, वो भी आपको प्रसन्न देखना चाहता है, वो भी आपको प्रॉस्परस यानी समृद्ध देखना चाहता है, मेंटली समृद्ध देखना चाहता है, फिजिकली समृद्ध देखना चाहता है, हर तरीके से आपको प्रॉस्परस देखना चाहता है। ट्रस्ट इज द बिलीफ दैट समबडी इज गुड, ऑनेस्ट, सिंसियर। ट्रस्ट का मतलब है ये विश्वास होना कि सामने वाला अच्छा है आपके लिए, ईमानदार है, सिंसियर है, एंड विल नॉट एवर ट्राई टू हार्म और ट्रिक यू। कभी भी आपको हार्म नहीं करेगा, आपके साथ डबल क्रॉस नहीं करेगा, डबल गेम नहीं खेलेगा, आपके साथ कभी भी ट्रिक नहीं खेलेगा। अब आता है कि किस तरह गेनिंग ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन। देखिए ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन को के माध्यम से हम ट्रस्ट को कैसे गेन करें। तो देखिए एक्टिव लिसनिंग सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। आपको एक्टिवली सुनना है, अटेंटिवली सुनना है, क्लोजली सुनना है ना, अदर पर्सन क्या कह रहा है उसको। आपको सारा अटेंशन आपकी आंखों में झलकना चाहिए, आपके नॉडिंग में झलकना चाहिए, यानी सिर हिलाने में। आप कभी कभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप उनके क्वेश्चन का आंसर देकर अपना एक्टिव लिसनिंग दिखा सकते हैं, एंड कई बार आप कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछने का मतलब ये नहीं है कि आप अननेसेसरी इंटरप्शन करें, आपको अननेसेसरली इंटरप्शन नहीं करना है। जब सामने वाला अपनी बात खत्म कर दे, जब उसकी बात कंप्लीट हो जाए, तब आपको इंटरप्शन करना है। ठीक है, तब आपको मतलब अपना हैंड रेज करके आपके प्रॉपरली अपनी बात को करना है। फर्स्ट लेट देम एक्सप्रेस themselves fully। पहले उन लोगों को अपना बात पहले कहने दीजिए और फिर उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करिए। एम्पैथी का मतलब ही है योर पेन माई पेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फील अदर पर्सन्स फीलिंग्स एंड पर्सपेक्टिव। आपको केवल अपने बारे में ही जानने समझने का हक नहीं है, आपको दुनिया भर में जिससे भी आप डील कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखना चाहिए, है ना, उनकी फीलिंग को जानने का, समझने का कोशिश करना चाहिए। यू कैन शो एम्पैथी बाय एक्नॉलेजिंग एंड वैल्यूइंग देयर इमोशंस। आप एम्पैथी कैसे दिखा सकते हैं? दूसरे लोगों की इमोशन को वैल्यू देकर और दूसरे लोगों की इमोशंस को क्या करके, एक्नॉलेज करके, उनका सम्मान देकर, उनको रेस्पेक्ट देकर, उनको इंपॉर्टेंस देकर। हेल्पफुल फ्रेजेस आप कर सकते हैं ये वाले कि आई कैन इमेजिन हाउ यू मस्ट बी फीलिंग। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि इस समय आप पर क्या बीत रही होगी। अगला आता है ट्रांसपेरेंसी। तो अगर आपको ट्रस्ट मेंटेन करना है तो आपको खुद भी ऑनेस्ट होना होगा, आपको खुद ट्रू होना होगा, आपको खुद ओपन होना होगा अपने कम्युनिकेशन में। आपको कभी भी प्रेजुडाइज नहीं लाना, आपको कभी भी जो है पार्शियलिटी नहीं लानी है, बायस नहीं होना है, एक प्रॉपर किसी एक बंदे के लिए इंक्लाइनेशन यानी झुकाव नहीं रखना है। कोई भी बात आपको हाइड नहीं करनी, कोई भी बात मैनिपुलेट नहीं करनी, है ना, इम्पार्शियल रहना है आपको। ठीक है। कंसिस्टेंसी, अब देखिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है वो क्या करते हैं, जैसे हमें मतलब हमने बहुत लंबी लिस्ट है, जैसे मेरे फ़ोन में मान लो 10,000 कॉन्टैक्ट हैं, लेकिन मेरे को याद कब आई उसकी? 5 साल बाद, जब मेरे को कुछ एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट हुई तब मुझे उसकी याद आ गई। तो ऐसा नहीं होना है, कंसिस्टेंसी रखनी है अपने वर्ड्स में, अपने एक्शंस में और अपने वर्ड। और हाँ, ये चीज़ देखिए ब्रैकेट उसमें लिखिएगा बॉक्स में, अपने वर्ड्स को, अपने प्रोमिसेस को, अपने कमिटमेंट को पूरा करना है। कीप योर वर्ड्स, प्रोमिसेस एंड कमिटमेंट। जो बात वो जो सलमान कहता है ना, सलमान खान कहते हैं कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। वही चीज़ होनी चाहिए कि अगर आपने पहले तो देखो करो मत, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप कमिटमेंट करो मत, है ना। लेकिन अगर आपने किसी से प्रोमिसेस करे हैं, अपने वर्ड्स दिए हैं, अपने कमिटमेंट दिए हैं, तो फिर उसे पूरा करो, उसे पूरा करने में जान लगा दो।
इन एनी केस इफ यू आर अनेबल टू फुलफिल योर कमिटमेंट, अगर आप किसी कारण से अपने कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो पर्सन को कॉन्फिडेंस में लो, और अगर हो सकता है तो अल्टरनेट सोल्यूशन दो और उसे पहले से ही बता दो, है ना। जैसे मान लो आपने मुझे कमिटमेंट दे दिया कि कल शिवानी तुम मेरे साथ गाड़ी में चलना, मैं जाऊंगा मुंबई, है ना, लेकिन फिर आप जा नहीं पा रहे हो, तो मुझे 1-2 दिन पहले ही बता दो कि यार मेरा प्लान कैंसिल हो गया है और मैं नहीं जा पाऊंगा, आप थोड़ा सा अपना अलग से अरेंजमेंट करना पड़ेगा आपको। आप मान लो 11 बजे जाना है और 10:55 पे बता रहे हो, या कई बार ऐसा भी होता है कि 11 बजे मैं तो आपका वेट कर रहा हूँ, फिर 11:10 पे जब मैंने फोन करा तो आपने बड़े ही अनमने मन से कह दिया कि नहीं यार मैं तो जा नहीं पा रहा हूँ, है ना। अगला आता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। हमने पहले भी बताया था कि फीडबैक प्रोवाइड करते हुए आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में जाना है। सोल्यूशन, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब है कि सोल्यूशन ऑफर करने हैं, तरीके बताने हैं, वेज बताने हैं, वेज ऑफ इंप्रूवमेंट के तरीके बताने हैं। Ensure that your feedback is delivered in supportive and non-judgmental manner। जो भी आप फीडबैक दे रहे हैं वो बहुत ही सपोर्टिव वे में दें, नॉन जजमेंटल वे में दें। जैसे मैंने बताया था कि आपको किसी पर्सन को पर्सनैलिटी वाइज जज नहीं करना है ना, बल्कि उसके एक्शन पर जज करना है, उसके बिहेवियर को जज करना है। नॉन वर्बल क्यूज, अब देखिए नॉन वर्बल क्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी बता चुके हैं। ट्रस्ट में अलग से इनका रोल है कि आपको क्या करना है, लोगों की फीलिंग और लोगों की इमोशन को तब भी रीड करना है जब वो साइलेंट हो। उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनके मूड को, उनके एटीट्यूड को, उनके टोन को रीड करना है और जज करना है। एक ओपन और अप्रोचेबल बॉडी लैंग्वेज, अब आपसे कोई अगर बात करने के लिए आता है, ये तो आपको लोगों का जज करना है ना, सेकंड पार्टी का। अब आपको एज एन इंडिविजुअल क्या करना है, आपको एक ओपन और अप्रोचेबल बॉडी लैंग्वेज रखनी है ताकि हर कोई आपके पास आने से पहले कतराए ना, हेजिटेट ना करे, बल्कि हर कोई आपके दरबार में हर किसी का स्वागत है अगर वो थोड़ा सा भी मैनरली आ रहा है। प्लीजेंट स्माइल, है ना। कई लोग आपने जैसे देखे होंगे इसमें अगर बनाए, कई टीचर ऐसे होते हैं कि 9 to 5 का रिश्ता है, 5 बजे के बाद आपको कितनी भी दिक्कत आए वो फोन पिकअप नहीं करेंगे, मैसेज को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको अगर कहीं दिक्कत आ रही है, जेन्युइनली आप अगर दिक्कत में है, तो आप एक लीडर के पास अपनी समस्या लेकर आ सकें, ऐसे आपको अगर आप एक ऐसे लीडर हैं कि आपके पास हर कोई अपनी समस्या लेकर आ पाता है, तो अप्रोचेबल आपको बनना है। प्लीजेंट स्माइल रखनी है, सपोर्टिव जेस्चर्स रखने हैं। अपोलोजाइज व्हेन नेसेसरी, अगर किसी व्यक्ति के अंदर अपोलोजाइज करने की, क्षमा मांगने की प्रवृत्ति है तो उससे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप मिस्टेक बना रहे हैं, यहाँ तक कि अनइंटेंशनली बना रहे हैं, किसी को अनइंटेंशनली आपसे हर्ट हो गया है, यानी आप करना नहीं चाहते थे फिर भी हर्ट हो गया है, तो आपको सिंसियरली अपोलोजाइज करना है, जेन्युइनली अपोलोजाइज करना है और बहुत ही ऑनेस्टली उससे क्षमा मांगनी है, पूरे दिल से मांगनी है। अगला हमारा लास्ट टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थिंकिंग स्किल्स। देखिए सबसे पहले तो थिंकिंग स्किल को समझ लीजिए क्योंकि ये भी 2 मार्क्स में बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। थिंकिंग स्किल्स हमारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस होती हैं। कॉग्निटिव का मतलब होता है ज्ञान संबंधी प्रोसेसेस होती हैं, हमारे मेंटल टूल्स होते हैं जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज करते हैं, डिफरेंट डिसीजन बनाने के लिए यूज करते हैं, क्वेश्चन आस्क करने के लिए यूज करते हैं, प्लान बनाने के लिए यूज करते हैं और इंफॉर्मेशन को क्रिएट और ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज करते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि थिंकिंग स्किल्स जो है वो हमारी अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी है और प्रॉब्लम को एड्रेस करने की एबिलिटी है। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन और फैक्ट अवेलेबल है उनके बेस पर जब हम चीज़ों को अंडरस्टैंड और एड्रेस करते हैं, स्पेशली प्रॉब्लम्स को। थिंकिंग स्किल के टाइप, एनालिटिकल थिंकिंग। देखिए एनालिटिकल का मतलब समझ लीजिए, ये हमारी एक प्रॉब्लम है और जब हम इस प्रॉब्लम पर इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, इससे हर डायरेक्शन से सोचते हैं तो वो एनालिटिकल कंडीशन होती है। यानी किसी भी चीज़ के बारे में उसकी प्रॉस कॉन्स ये सब देखना, उसके हर एवरी एस्पेक्ट पर विचार करना, टू एनालाइज द प्रॉब्लम ऑन फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट। तो एनालिटिकल थिंकिंग स्किल में हमें क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है एक प्रॉब्लम का, समस्या का, एक सिचुएशन का स्टेप बाय स्टेप। हम इसमें एक कंप्लीट एनालिसिस करते हैं सब पॉसिबल वेज से। वही आ गया ना, हम हर संभव तरीके से पूरा एनालाइज करते हैं और पूरा एनालाइज करने के बाद सिचुएशन को इंटरप्रेट करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं कि ये क्यों हुआ, क्या किस कारण हुआ, कैसे हुआ। तो एनालिटिकल थिंकिंग का एग्जाम्पल आप जैसे जब आप थीसिस में कोई टॉपिक करते हैं तो वो इसका एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल आप भी भेज दीजिएगा तो बाकी सारे बच्चों को भी हेल्प मिलेगी। बाकी थीसिस लिखने में जब आप करते हैं तो यही है ना, कोई इन्वेंशन करने में जब आप करते हैं तो वो भी यही जाएगा।
अब आता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है गो डाइवर्स, यानी अलग अलग डायरेक्शन में जाओ, इस डायरेक्शन में भी जाओ, इसमें भी जाओ, है ना। कंक्लूड विद वन दैट वर्क्स, और उस डायरेक्शन या उस सोल्यूशन, मतलब बहुत सारे सोल्यूशन लेकर आओ आप, और बहुत सारे मतलब बहुत सारे पॉइंट्स से आप अपने चीज़ों को व्याख्या करने की कोशिश करो, और उनमें से उसके साथ कंक्लूड करो जो सबसे ज़्यादा काम करता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या आता है, एक्सप्लोरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज़, सारी पॉसिबिलिटीज़ को हमें एक्सप्लोर करना होता है। जैसे जब आपको नई जॉब ढूंढनी होती है ना, तो आप सारी पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढते हो, सारे व्यू पॉइंट को ढूंढते हो, और उसके बाद एक आपको अप्रोप्रिएट सोल्यूशन मिल जाता है। तो देखिए यही एग्जाम्पल हो गया इसका। अब आता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग में ये थोड़ा अलग है, इसमें कनेक्टिंग ऑल द डॉट्स, इसमें सारे क्लूज को, सारे डॉट्स को जोड़ा जाता है। यू कनेक्ट स्कैटर्ड थॉट्स, आप बिखरे हुए, स्कैटर्ड का मतलब है बिखरे हुए थॉट्स को कनेक्ट करते हो, बिखरे हुए डाटा को कनेक्ट करते हो, बिखरे हुए स्टैंड पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो, और सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, और फिर उन्हें एक बिग पिक्चर में एम्प्लॉय करते हो, एक बिग पिक्चर में अप्लाई करते हो। कन्वर्जेंट थिंकिंग इज ए की थिंकिंग स्किल वी नीड इन लाइफ। कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। तो इसमें, और देखिए इसमें क्या है, जब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होता है ना, तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इसका प्रॉपर उदाहरण है ना। अब आता है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में 7 स्टेप हैं। कौन कौन से? पहले हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है ना, कि प्रॉब्लम है क्या आखिर। गैदरिंग, फिर उसके बारे में मतलब डाटा इकट्ठा करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, एस्टैब्लिश करना है, डिसाइड करना है, और फिर कम्युनिकेशन के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में कम्युनिकेट करना है। जैसे डायग्नोज ऑफ ए डिजीज बाय डॉक्टर जैसे एक डिजीज को, जैसे आपके पेट में दर्द हो रहा है ना, तो पहले वो देखेगा कि अरे यार, मतलब आप गए, आप बहुत चिड़चिड़े फील कर रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है कई दिन से, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, और वो डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम को जो है, आपको ये देखेगा, आपका पूरा फुल बॉडी का चेकअप करेगा, फिर उसको पता लगेगा प्रॉब्लम क्या है, फिर वो प्रॉब्लम के बारे में आइडेंटिफाई करेगा प्रॉब्लम को, फिर उसके बारे में चीजें गैदर करेगा, फिर एनालाइज करेगा, डायग्नोज करेगा। तो डायग्नोज ऑफ ए डिजीज बाय डॉक्टर। क्रिएटिव थिंकिंग इन्वॉल्व्स रनिंग इमेजिनेशन, यही वर्ड याद कर लेना बस, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, है ना। तो ये क्या है, इमेजिनेशन को हर डायरेक्शन में दौड़ाना। जनरेटिंग न्यू आइडियाज, नए नए आइडियाज जनरेट करना। टू थिंक डिफरेंटली, अलग हटकर सोचना। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब है अलग हटकर सोचना, किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए डिफरेंट यूनिक एंगल्स से सोचना। इसमें जो है इनोवेटिव थिंकिंग को भी ये एनकरेज करता है। जैसे आर्टिस्ट जो है वो देखिए कितनी नई नई पिक्चर बना लेता है, एक इनोवेटर जो है वो कितनी नई नई पिक्चर बना लेते, कितने नए नए इनोवेशंस कर लेता है। और इसमें क्या आ जाएगा, और आर्टिस्ट करता है, इनोवेटर करता है, और आप बताइएगा। होलिस्टिक थिंकिंग, होलिस्टिक का मतलब है कंप्लीट, ये वर्ड याद रखना, कंप्लीट, तो आपको पूरा याद रह जाएगा। होलिस्टिक का मतलब है ऑल अबाउट सीइंग द होल सिस्टम, अपनी आंखों से पूरे सिस्टम को देखना, और अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट पार्ट इन्फ्लुएंस ईच अदर। इसमें ये देखना होता है कि समष्टि का मतलब है पूरे सिस्टम को देखना, और फिर ये देखना कि किस तरह से सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स मिलकर एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, और कैसे डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे को हार्मनी में लेकर चल रहे हैं और कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, स्ट्रैटेजी का मतलब ही रणनीति होता है। इज ऑल अबाउट प्लानिंग बनाना एंड विजन करना फ्यूचर के बारे में। सेटिंग अप ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स, इसमें लंबे टाइम के गोल्स बनाए जाते हैं, और फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, और सारे ऑब्स्टेकल यानी बाधाएं को देखा जाता है, अपॉर्चुनिटीज को भी तलाशा जाता है। जैसे आपने जब 12th करा होगा, या जब इवन आप 8th करने के बाद 9th 10th में आपने एडमिशन लिया होगा, तो आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई होगी कि आगे चलकर मुझे इंजीनियर बनना है। उसी के हिसाब से फिर आपने अपने फ्यूचर को एनविजन करा, और फिर प्लानिंग बनाई, और फिर आपने फाइनली बीटेक में एडमिशन लिया। बीटेक में एडमिशन लेने के बाद आपने जो है बहुत अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़ा, उसके बाद आपने रेलिवेंट स्किल्स अपने अंदर डेवलप करी। तो ये इसमें आ जाएगा। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपके काम आए लेक्चर बहुत ज़्यादा। एक बार फिर से जाते जाते मैं बता देती हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन करे बिना बिल्कुल नहीं जाना है। एक तो थिंकिंग स्किल्स का ही कर लीजिएगा विदाउट वेस्टिंग टाइम, लीडरशिप कम्युनिकेशन का कर लीजिएगा, 2 हो गए। तीसरा
टैक्ट और डिफरेंस का कर लीजिएगा, और मुझे ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस। इन दोनों में अगर करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस को ज़्यादा वरीयता दीजिएगा। तो ऑल द बेस्ट, कीप ऑन लर्निंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच आपके सारे कमेंट्स से आंखों पर। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।